हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग को कंपनी लॉ पढ़ा रही थी, कंपनी लॉ एंड कैपिटल प्रैक्टिस, जिसमें आप लोग का जो चैप्टर चल रहा था उसमें हम शेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि शेयर्स क्या होते हैं। उस बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि शेयर्स क्या होते हैं, किस तरह से अलॉटमेंट किया जाता है, कितने टाइप्स के रहते हैं, क्या इक्विटी शेयर्स होते हैं, क्या आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में उससे आगे हम पढ़ेंगे कि राइट शेयर्स क्या होते हैं, किस तरह से उसका निर्गमन किया जाता है, कब डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, या फिर जब प्रीमियम पे किए जाते हैं, उससे रिलेटेड चीजें आज जो आगे का चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी तो, और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसकी पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चैप्टर वाइज आपका चैप्टर 1 से वीडियोस हैं अवेलेबल, तो देख लीजिएगा, तो पूरी आपकी कंप्लीट कंप्लीट हो जाएगी। धीरे धीरे आगे भी इसकी वीडियोस आएंगी। आइए शुरू करते हैं कि अंश क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं। ये तो हमें समझ आ गया था कि जो कंपनी की कैपिटल होती है उसको जो हम छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, वही एक भाग, एक पार्ट क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। अब आ जाती है कि उसको जो निर्माण किया जाता है, तो राइट शेयर्स क्या होते हैं उसमें। तो बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं कि जो अपना विस्तार करना चाह रही हैं, थोड़ा सा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही हैं, तो वहां पर उनको ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है उसके लिए। तो वहां पर जो भी उनकी अनिर्गमित पूंजी होती है, जो यानी कि एक तो आपको बताया था मैंने कि कितने तरह की होती है। तो अनऑथोराइज, जो अथोराइज कैपिटल होती है, अधिकृत पूंजी होती है, उसका वो हिस्सा जो उन्होंने अभी तक निर्मित नहीं किया होता है, यानी कि अनिर्मित भाग कह सकते हैं, उसके कुछ भाग को या पूर्ण भाग को निर्मित करती हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, वो हो जाता है आपका अधिकार अंश कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज होती है कि उसको निर्मित करने से पहले कि जो ऑलरेडी उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, विद्यमान अंशधारी होते हैं, उनकी सहमति ली जाती है, उनके कंसेंट से ही उसको वो जारी कर सकती है। और उनको ही पहले अधिकार भी मिलता है, उनको ही पहले राइट भी मिलता है कि वो उन अंशों को पहले क्रय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, इसलिए उनको राइट भी होता है। यही राइट क्या कहलाता है, अधिकार कहलाता है उनका। और इस तरह के अंशों को क्या कहते हैं, अधिकार अंश कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि अधिकार अंश क्या होते हैं, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के अनिर्मित पूंजी का वह भाग जब निर्मित किया जा रहा होता है, तो वहां पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पहले कंपनी देती है कि वो अंश खरीद ले। उसी को ही क्या कहा जाता है, अधिकार अंश कहलाता है, या इसको इस तरह से कह सकते हैं अधिकार निर्गमन, यानी कि राइट इश्यूज। अब इसके कुछ प्रावधान भी होंगे, क्योंकि आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो प्रावधान तो होना ही है। तो इससे संबंधित क्या प्रावधान है उसके, ये देख लेते हैं। कि जो आपका कंपनी अधिनियम 2013 है, उसकी धारा जो 62 है, 62 है, उसकी क्या प्रोविजंस है। तो पहला हो जाता है, वही चीज है, विद्यमान अंशधारियों की प्रस्तावना। पहले हमें किसको प्रस्तावित करना होंगे, वो अंश जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको देने होंगे। अब किस तरह से दिए जाएंगे, किस अनुपात में दिए जाएंगे, तो उस पे रहता है कि जितने अंश उन्होंने ऑलरेडी धारण किए होते हैं यानी लिए होते हैं, उसी के अनुपात में ही उनको दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि दो सामान्य अंशों के धारकों को एक नया अंश दिया जाता है। धारण किए गए अंशों की मात्रा अंश प्रचुरता पूंजी के आधार पर की जाती है, कि जितना पेडअप कैपिटल होगी उसी के बेसिस पर। फिर आ जाता है कर्मचारियों को प्रस्तावना, कि जो आपके कर्मचारी होते हैं या जो अंश, या फिर जो कर्मचारी ऐसे हैं, जो कर्मचारी स्टॉक विकल्प क्या होता है, इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को समझा चुकी हूँ इसके बारे में। अगर नहीं देखी है वीडियो तो पहले उसको देख लीजिए कि एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शनल प्लान या फिर ESOP जिसे बोला जाता है शॉर्ट में, वो क्या होता है। तो उनको पहले जो है प्रस्तावित किया जाता है कि वो चाहे तो ले सकते हैं। उसके लिए एक विशेष संकल्प पारित करना होता है, यानी कि जो विशेष प्रस्ताव होता है उसकी बात हो रही है। फिर आ जाएगा अन्य किसी भी व्यक्ति को प्रस्तावना, कि जो नए अंश होते हैं किसी भी व्यक्ति को प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा। और ऐसे इस तरह का जब होगा, मतलब कि जो किसी अन्य नए व्यक्ति को दिए जा रहे होंगे, तो वहां पर केवल रोकड़ के बदले ही आवंटित किए जाएंगे। अंशों का मूल्य कितना होगा, कि अधिकार अंशों का मूल्य पंजीकृत मूल्यांकन की रिपोर्ट पर आधारित होना चाहिए। फिर आ जाता है अभित्याग का अधिकार, की जो अधिकार, क्योंकि एक राइट है जो आपका एग्जिस्टिंग होल्डर्स को दे रहे हैं, अगर वो चाहें तो इसे लेने से मना कर सकते हैं, या फिर अपने अधिकार का पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से त्याग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी क्या होता है, उन्हें नोटिस जारी करना होता है, नोटिस लिख के देना होता है। फिर आ जाता है नोटिस देना, कि अधिकार निर्माण के अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रस्ताव की क्या होती है,
रिटर्न में लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देनी होती है। किसको? रजिस्ट्रार को देनी होती है। फिर आ जाता है न लिए गए अंशों का निपटारा, कि अगर कुछ अंश होते हैं अंशधारी जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स है वो नहीं ले रहे हैं, या फिर वे अंश जो अनुपातिक वितरण के पश्चात भी बच जाते हैं, तो वहां पर जो संचालक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो उन अंशों को ले सकते हैं, लेकिन उसी कंडीशन में जिसमें कि अंशधारी या फिर कंपनियों का अहित ना हो। तो ये हो जाते हैं वो सारे प्रावधान या प्रोविजंस जो कि आपकी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 जो है वो अधिकार निर्गमित अंशों के लिए लगाती है। कुछ अपवाद होते हैं किन पे लागू नहीं होंगे, तो एक आपका प्राइवेट कंपनी हो जाती है, दूसरा हो जाता है कि जब पब्लिक कंपनी की अविदत पूंजी ऋणपत्रों को या ऋणों को अंशों में परिवर्तित करने के लिए बढ़ाई जाती है, वहां पर इन दोनों ही कंडीशन में ये लागू नहीं होगा। तो आपके समझ में आ गया होगा कि अधिकार अंश या राइट शेयर्स क्या होते हैं और इसके क्या प्रोविजंस होते हैं। शॉर्ट में क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो आप आसानी से लिख लेंगे। फिर एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है कि अंशों के कटौती पर निर्गमन पर प्रतिबंध, की प्रोविजन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, कि जो अंश होते हैं क्या कटौती पर, सबसे पहले तो प्रश्न यही आ जाता है कि क्या डिस्काउंट पे जारी किए जा सकते हैं। तो क्या आपको पता है 3 तरह के तरीके होते हैं, एक तो कम मूल्य पर, एड पर, फिर आता है एट डिस्काउंट वैल्यू, फिर आ जाता है एट प्रीमियम पर। तो क्या डिस्काउंट पे जारी किए जा सकते हैं? पहले तो जारी ये किए जा सकते थे जब आपका कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा था, लेकिन जब से कंपनी अधिनियम 2013 आया है तब से अंशों को कटौती पर जारी नहीं किया जा सकता, यानी आप डिस्काउंट को उन्हें इशू नहीं कर सकते हैं। कंपनी द्वारा कटौती मूल्य पर निर्मित किया गया कोई भी अंश व्यर्थ होगा, शून्य होगा। कोई भी इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इनवैलिड हो जाएगा, वो व्यर्थ हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। यदि कोई कंपनी अंशों को कटौती पर बेचती है तो कंपनी पर कम से कम 1 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो आपका 5 लाख रुपए तक भी हो सकता है। और अगर कोई अधिकारी इस तरह के नियम के उल्लंघन करेगा या दोषी पाया जाता है तो 6 महीने तक का कारावास हो सकता है, या फिर उसे कम से कम 1 लाख तक का जुर्माना होगा, या फिर इसकी राशि बढ़ाकर 5 लाख तक भी की जा सकती है, या फिर अर्थदंड या सजा दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ पर अंशों को कटौती पर निर्मित नहीं किया जा सकता, उस पर कंपनीज अधिनियम 2013 के अनुसार क्या लगा हुआ है? प्रतिबंध लगा है। लेकिन अब इसके कुछ अपवाद भी हैं। क्या अपवाद हो जाएंगे? कटौती मूल्य पर अंश केवल 2 दशाओं में निर्मित किए जा सकते हैं जब अंश प्रस्तुत सामान्य यानी कि जो स्वेट समता अंश होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर जारी किए जाते हैं और वो उनको कंपनी के संचालकों और कर्मचारियों को ही दिया जा रहा है, तो वहां पर उसे आप डिस्काउंट पे जारी कर सकते हैं। यानी जो स्वेट समता अंश होते हैं उनको जब कंपनी के संचालक या फिर जो कंपनी के कर्मचारी होंगे वही खरीद रहे हैं, तो वहां पर आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है अपवाद का? कि जब अंश उन ऋणदाताओं को आवंटित किए जाते हैं जब उनके ऋण अंशों में परिवर्तित किए जाते हैं, ऐसे किसी वैधानिक समझौता योजना की ऋण संरचना के अधीन होना चाहिए या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब जो अंश होते हैं, शेयर्स हैं, जो ऋणदाता होते हैं जिन्होंने लोन दिया होता है, उनको उस ऋण के बदले में दिया जा रहा है, तो वहां पर उसको कटौती पर निर्मित किया जा सकता है, लेकिन ये किसकी गाइडलाइन के अंडर में होना चाहिए? जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी गाइडलाइन में होना चाहिए। तो 2 अपवाद हैं, बाकी आप जो अंश है उनको कटौती पर निर्मित नहीं कर सकते। और इसकी सेक्शन क्या हो जाएगी? धारा 53 53। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रतिभूतियों का अधिमूल्य पर निर्गमन, इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम। वो था आपका डिस्काउंट पर, ये है प्रीमियम पर, कि क्या प्रीमियम पर निर्मित किया जा सकता है? तो प्रीमियम पर निर्मित किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि 100 रुपए का कोई अंश है, उसका अंकित मूल्य फिर चालू 100 रुपए है, तो आपने 100 रुपए पर निर्मित कर दिया, वो हो गया आपका एड पर, यानी कि सम मूल्य पर निर्गमन। 100 रुपए का अंश आपने 90 रुपए का निर्मित कर रहे हैं, 10 रुपए कम ले रहे हैं, 90 रुपए दे रहा है सामने वाला अंशधारी आपको, आप उसे 90 रुपए पर दे रहे हो, तो वो हो जाता है डिस्काउंट। लेकिन वही 100 रुपए का अंश अगर आप 110 रुपए पर दे रहे हैं, तो 10 रुपए जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं फेस वैल्यू से, वो हो जाएगा प्रीमियम। तो क्लियर रहिएगा कि क्या कटौती होती है या डिस्काउंट क्या है और प्रीमियम क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रीमियम है उस पर इशू किया जा सकता है, यानी कि जो अंकित मूल्य उससे ज्यादा मूल्य पर आप इशू कर सकते हैं अंशों को। और इसमें आप हर तरह के अंशों को कर सकते हैं, रोकड़ में भी कर सकते हैं या फिर रोकड़ के अलावा किसी प्रतिफल के तौर पे, तो वहां पर भी आप प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके लिए एक अलग से प्रतिभूति प्रीमियम खाता खोला जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन किया जाता है, और इसके जो प्रीमियम की राशि होती है उसका यूज कहाँ किया? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो कौन से पॉइंट्स होते हैं?
इसको ध्यान में रखिएगा या आप आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डालेंगे फॉर्म तो वहां पर भी ये क्वेश्चन बहुत आता है कि प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। पहला हो जाता है कंपनी के अनिर्मित अंशों को कंपनी के सदस्यों में पूर्व चुकता बोनस अंशों में निर्मित करने के। जब आप बोनस शेयर्स को जारी कर रहे होते हैं तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। जो कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, प्रारंभिक व्यय होते हैं, उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर कंपनी की प्रतिभूतियों को या फिर ऋण पत्र जो डिबेंचर्स हैं उनको आप इशू कर रहे हैं और उसमें जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं या जो कमीशन आ रहा है उन सबको भी आप इससे रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। कंपनी के जो मोचनी अधिमान्य यानी कि जो रिडीमेबल होते हैं इस तरह के डिबेंचर्स इशू कर रही जिससे कुछ टाइम के बाद वो कंपनी रिडीम कर सकती है यानी रिडीम करवा सकते हैं डिबेंचर होल्डर्स जो हैं। तो वहां पर उसके भुगतान पर कोई प्रीमियम अगर दिया जा रहा है तो उस प्रीमियम की राशि को भी इससे रिटर्न ऑफ किया जा सकता है। या फिर जो अपने स्वयं के अंश अन्य प्रतिभूतियां वापस खरीदने की जो बाई बैक ऑफ शेयर्स होता है अभी आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी, उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। तो ये कंडीशंस हैं जहां पर आप प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का यूज कर सकते हैं। अलग से शॉर्ट में क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा कि कंपनी जो है वो प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन कर सकती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो कंपनी होती है जो प्रीमियम की राशि है उसमें से लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है, डिविडेंड पे नहीं किया जाता है। बाकी जितने काम आपके बाकी जो अभी मैंने बताए हैं पॉइंट्स वो सब किए जा सकते हैं लेकिन प्रीमियम में से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता है। अब आ जाते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट क्या है, अंश प्रमाण पत्र क्या होता है। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एक अंश प्रमाण पत्र होता है और दूसरा यानी कि शेयर सर्टिफिकेट और दूसरा हो जाता है शेयर वारंट। दोनों में काफी कंफ्यूजन होती है तो उसको समझ लीजिए। जो शेयर सर्टिफिकेट होता है एक तरह का सर्टिफिकेट नाम से क्लियर है किसी चीज का प्रमाण पत्र है। जो भी अंश कंपनी के जो है कोई भी व्यक्ति ले रहा है, क्रय कर रहा है, परचेस कर रहा है तो उसके बदले में उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कंपनी की कॉमन सेल के साथ होता है कि इस क्रमांक से इस सीरियल नंबर से सीरियल नंबर तक, एक सीरियल नंबर से जितने भी उसने अंश लिए होते हैं उस सीरियल नंबर तक इस व्यक्ति ने इस अंशों को लिया है या परचेज किया है या उस अंशों का होल्डर या धारक है। तो उसमें लिखा रहता है, साथ ही सदस्य आधार किए गए जो भी संख्या होती है कि कितने हैं, एक तरह का प्रमाण पत्र है, प्रमाणित कर रहा है कि वो व्यक्ति जो है कंपनी का सदस्य है या उस कंपनी में उसका भी एक स्वामित्व है। वो हो जाता है शेयर सर्टिफिकेट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह का फॉर्म रहता है। तो अंश प्रमाण पत्र का प्रारूप, फॉर्म और शेयर सर्टिफिकेट, इसका कोई यूज नहीं है, खाली मैंने आपको दिखा दिया कि आपको ध्यान में रहे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अगर एक क्वेश्चन शॉर्ट में ऐसे ही पूछ लेता है आपसे कि अंश प्रमाण पत्र क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में लिख करके आपको ध्यान में रहेगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। उसमें क्रमांक होता है, नाम लिखा जाता है, पता होता है, विवरण होता है, कंपनी का नाम होता है, कंपनी की कॉमन सील होती है। तो इस तरह से पॉइंट्स बनाकर आप लिख सकते हैं। फिर आ जाता है अंश अधिपत्र। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि दोनों में कंफ्यूजन काफी होती है। तो यहाँ पर शेयर वारंट क्या होता है। शेयर वारंट जो होता है कि अंश अधिपत्र अंशों के अधिकार का वाहक पत्र है, बेरर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। यहाँ पे ये रहता है कि जब जो भी शेयर्स आपने परचेज किए होते हैं उसकी जितनी भी टोटल अमाउंट आ रहा है, टोटल पेडअप आपको कैपिटल उसकी जो है चुका देते हैं, जितना भी टोटल अमाउंट है वो दे देते हैं, तब आप इसको जारी करवा सकते हैं। तो या फिर कंपनी आपको इस पत्र को निर्मित करती है जिसमें एक चीज लिखी होती है कि जो भी इसका वाहक है, जिसके पास भी है मतलब जिसने भी अंश लिए हैं वो उन अंशों का स्वामी है। और उसमें अंशों के स्वामी का नाम नहीं रहता इसलिए इसे वाहक बोलते हैं। अपने बेरर चेक के नाम सुना ही होगा या जिसके पास भी होता है वो उसको स्वामी बन जाता है। सेम वही चीज रहती है कि इसको आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। हस्तांतरण करना और सुपुर्दगी देना इसमें आसान होता है क्योंकि ये बेरर होता है, वाहक होता है, इसको किसी का नाम नहीं होता है। इसीलिए क्या कहलाता है, अंश अधिपत्र शेयर वारंट कहलाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। अंश प्रमाण पत्र और अंश अधिपत्र की तुलना यानी कि कंपैरिजन की क्या डिफरेंस होता है तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि अंशों का पूर्वचुकता होना या ना होना। जो अंश अधिपत्र है केवल फुली पेडअप पर ही आपको जारी किया जाएगा, लेकिन जो अंश प्रमाण पत्र होता है, अंश प्रमाण पत्र का निर्गमन सभी प्रकार के अंशों के लिए किया जाएगा, चाहे वो पूर्वचुकता हो या फिर ना हो। सुपुर्दगी जो होती है, जो शेयर वारंट होता है उसका सिर्फ सुपुर्दगी मात्र से ही हो जाता है कि आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो प्रमाण पत्र होते हैं ऐसा नहीं हो सकता, उसमें आपको प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। लाभांश कूपन, अंश अधिपत्र के साथ लाभांश कूपन लगा रहता है लेकिन अंश प्रमाण पत्र जो होते हैं उसके साथ कोई भी कूपन नहीं होगा। सदस्यता, अंश अधिपत्र का स्वामी सदाता कंपनी का सदस्य नहीं होता है जब तक कि अंतर नियमों में उसके सदस्य होने के नियम नहीं दिए गए होते।
लेकिन जो अंश प्रमाण पत्र होते हैं, जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, उसका जो भी स्वामी होगा वो कंपनी का सदस्य होता है। योग्यता अंश अंश अधिपत्र में दिए गए अंशों को संचालकों के योग्यता अंश गिनने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन जो अंश प्रमाण पत्र होता है उसमें अंशों के लिए गिना जाता है, क्योंकि उसमें डिटेल दे रखी होती है कि कितने अंशों का धारक है, कितने अंश है, उसके पास सारी डिटेल होती है, नाम होता है, इसलिए उसे गिना जाता है। प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेट कंपनी होती है वो शेयर वारंट को जारी नहीं कर सकती, निर्मित नहीं कर सकती, लेकिन प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अंश प्रमाण पत्र जो होता है उसको निर्मित कर पाएगी। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अंशों का वापस क्रय यानी कि बाय बैक ऑफ शेयर्स। ये कंपनी अगर चाहे तो मार्केट से अपने अंशों को वापस कैसे खरीद सकती, क्या खरीद सकती है भी या इस पर भी प्रतिबंध है। तो क्या होता है इसके बारे में कि एक कंपनी चाहे तो अपने अंशों को वापस से खरीद सकती है। एक कंपनी अपने अंशों या फिर जो उसकी प्रतिभूतियां हैं, सिक्योरिटीज हैं, उसको मार्केट से खरीद सकती है, लेकिन कैसे खरीद सकती है, जो उसके फ्री रिजर्व्स होते हैं या फिर जो उसकी सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, या फिर जो और उसके सिक्योरिटीज हैं, प्रतिभूतियां हैं, उनकी जो आगम है, प्रोसीड्स हैं, उनसे वापस क्रय कर सकती है, और इसे क्या कहा जाता है, अंशों का क्रय द्वारा वापस लेना, बाय बैक ऑफ शेयर्स। अब ये पॉइंट आता है कि किस तरह कंपनी जो है अपनी सिक्योरिटीज को वापस से खरीद सकती है। तो वो विद्यमान अंशधारी यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे ले सकती है, ओपन मार्केट खुले बाजार में जाकर क्रय कर सकती है, या फिर कंपनी के कर्मचारियों को जो स्टॉक विकल्प के तौर पर या फिर जो शेयर समतांशिक में योजनाओं में जारी किए जाते हैं प्रतिभूतियां उनको वापस ले सकती है। लेकिन अभी कंडीशंस आती हैं कि कब वो ले सकती है, कब यानी कि उसको कब अधिकार मिला है, कब राइट्स किस तरह उसको मिल रहा है कि वो खरीद सकती है। हो जाता है क्रय द्वारा वापस खरीदना। अगर उसके जो अंतर नियम उसने बनाए हैं उसके अनुसार उसको जो है आज्ञा मिल रही है या फिर उससे प्रावधान किया गया है या वो अधिकृत है, तब वो उनको वापस से क्रय कर सकती है। या फिर जो कंपनी की एक नॉर्मल मीटिंग्स होती हैं उसमें एक वो विशेष प्रस्ताव को पारित करेगी, उसके बाद वो उन शेयर्स को वापस से मार्केट से ले सकती है। फिर हो जाता है कि जो क्रय द्वारा वापस ले रही है उसमें जितनी भी राशि वो खर्च कर रही है वो कंपनी की पूर्व चुकता पूंजी व स्वतंत्र आरक्षितों के 25% से कम होनी चाहिए, यानी कि जो टोटल पेड अप कैपिटल है कंपनी की और उसके पास जो फ्री रिजर्व्स हैं उसका 25% से कम होगा तभी वो कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं जिसमें कि वो दशाएं हैं, वो कंडीशंस है जिसमें कि कंपनी बाय बैक कर सकती है अपने शेयर्स का। ये चैप्टर काफी बड़ा है, इसमें नेक्स्ट जो आगे पॉइंट्स हैं इसमें है कि कैसे अंशों का हस्तांतरण ट्रांसफर किया जाता है या अंशों का पारेषण क्या होता है, यानी कि ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, दोनों अलग अलग चीजें हैं, डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें आगे भी काफी पॉइंट्स हैं जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसका जो थर्ड पार्ट आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।